प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नेस की तैयारी के लिए कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता ऑप्शन हमारे पास है घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन 2 आएगा, यानी फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। बच्चों, फसल चक्रण फसलों को अदल बदल कर बोने के प्रक्रम को हम फसल चक्रण कहते हैं और इससे हमारी भूमि की उपजाऊपन या उर्वरता बढ़ जाती है। प्रश्न 2 है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला एक सामान्य रोग टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें आएगा टाइफाइड जो है बच्चों जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 3 है, मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैरासूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, तो ये नायलॉन के बने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धातुओं के कुछ गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसमें सही होगा, लचीलापन। धातुएं में लचीलापन होने के कारण जो है उनके तार बनाए जा सकते हैं या खींचे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसमें सही होगा, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है और जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो जीवाश्म ईंधन होते हैं। निम्न में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है? लकड़ी, पटाखा, श्वेत फास्फोरस, अन्य। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। श्वेत फास्फोरस जो है स्वतः दहन का उदाहरण है। इसे जल में रखते हैं, अगर इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो स्वयं जो है ये आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है तथा विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन जंतु, अन्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, संकटापन जंतु। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वन रोपण। तो बच्चों ऑप्शन द यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, पुनर्वन रोपण। दोबारा वन लगाएंगे तो वनोन्मूलन का स्थायी हल होगा। प्रश्न नंबर 9 है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। बच्चों कोशिका झिल्ली दोनों कोशिकाओं में होती है, केंद्रक भी दोनों कोशिकाओं में होता है, जीव द्रव्य भी दोनों कोशिकाओं में होता है। तो कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं होती, केवल पादप कोशिका में होती है। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो जंतु अपने समान शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडपरजक, जरायुज, सेशवज, लैंगिक्स। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही होगा। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं और जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें अंडपरजक कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन 2 सही है। आप भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित करेंगे? विक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा कि भूकंप लेखी से जो है हम भूकंपी तरंगों को जो है वो अभिलेखित करेंगे। बर्फ पर चलने पर हम फिसल जाते हैं क्योंकि घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है, घर्षण नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं, अन्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बच्चों सही होगा। बर्फ पर चलने पर जो है घर्षण कम हो जाता है, इसीलिए हम उस पर फिसल जाते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों इसमें ऑप्शन 3 सही आएगा, यानी 5 प्रतिबिंब बनेंगे, यानी 360 को हम 60 से भाग देंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो 5 इसमें आंसर आएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर है ऑप्शन 3 होगा। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो बच्चों ये जो है वो परावर्तित और आपतित कोण जो है एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो आपतन कोण
और परावर्तन दो कोण बनेंगे इनमें और दोनों कोणों का मान समान होगा, इसलिए आपतन कोण का मान यहाँ पर 45 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उस यंत्र का नाम बताइए जिससे एक बौना व्यक्ति भीड़ में से ऊपर देख सकता है। तो उसे बच्चों पेरिस्कोप जो जेड के आकार का बनता है, 2 दर्पण उसमें लगे होते हैं, तो पेरिस्कोप से बौना व्यक्ति भी भीड़ में ऊपर देख सकता है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा, उष्मीय प्रभाव पर। यानी विद्युत बल्ब जब कमरे में जलता है तो प्रकाश के साथ साथ जो हमें ऊष्मा भी देता है, इसलिए जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। 1 किलोग्राम वजन बराबर होता है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 9.8 न्यूटन के बराबर 1 किलोग्राम वजन होता है। विद्युत लेपन फैक्ट्री का व्यर्थ पदार्थ का निपटान कहाँ करना चाहिए? नदी में, तालाब में, खेत में या सरकारी नियमों के तहत प्रबंधन समिति के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगर हम पहले 3 जगह अगर इसका प्रयोग करेंगे व्यर्थ पदार्थों का, तो वहाँ पर नदी में करेंगे या तालाब में करेंगे तो जो है वो जल प्रदूषण होगा, खेत में करेंगे तो उससे भूमि प्रदूषण होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही निपटान के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। चाकू की धार तेज करने के लिए चाकू के किस पर घिसा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा, पत्थर पर हम घिसते हैं। भोपाल गैस त्रासदी का निम्न में से क्या कारण रहा? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, दूषित गैस के रिसाव के कारण। तो दूषित गैस रिसाव के कारण बच्चों जो है वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मुझे आशा है कि ये 20 प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। इन्हें याद करें और अपनी कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।